नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम मार्क मैनसन की एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाली हैं, द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक। अब देखिए, इसका नाम सुनकर तो ऐसा लगता है कि ये उदासीन होने या सब कुछ छोड़ देने के बारे में होगी। हाँ, पहली बार में यही लगता है। पर असल में ये किताब एक बहुत ही अजीब सा सवाल पूछती है, क्या सकारात्मक सोचे बिना भी एक खुशहाल और बेहतर जीवन जिया जा सकता है? और ये सवाल ही हमारी पूरी परवरिश के खिलाफ जाता है ना। बचपन से हमें सिखाया जाता है थिंक पॉजिटिव, लेकिन मैनसन इसकी शुरुआत एक ऐसी कहानी से करते हैं जो इस पूरे विचार को पलट के रख देती है। चार्ल्स बुकोव्स्की की कहानी है ना? बिल्कुल, लेखक चार्ल्स बुकोव्स्की। उनकी कब्र पर पता है क्या लिखा है? डोंट ट्राई, यानी कोशिश मत करो। ये तो किसी भी कलाकार या लेखक के लिए सुनना बहुत अजीब है। उनकी तो पूरी जिंदगी कोशिश करने में निकल जाती है। बुकोव्स्की ने खुद भी सालों तक संघर्ष किया, उनकी रचनाओं को कोई नहीं छापता था। हाँ, वो एक शराबी, एक हारे हुए इंसान माने जाते थे। और यही इस कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ है। उन्हें सफलता तब नहीं मिली जब उन्होंने एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश की। अच्छा? सफलता तब मिली जब उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया कि वो कौन है। उन्होंने अपनी हार के बारे में, अपनी कमियों के बारे में बिना किसी लाग लपेट के पूरी ईमानदारी से लिखना शुरू कर दिया। उन्होंने एक विजेता बनने की कोशिश छोड़ दी और बस अपनी सच्चाई को कागज पर उतार दिया। और लोगों को वही सच्चाई पसंद आई। तो कोशिश मत करो का मतलब आलसी होना नहीं है, बल्कि वो बनने की कोशिश मत करो जो तुम नहीं हो। सही पगा। ये आज के हसल कल्चर के एकदम विपरीत है, जहां हर कोई अमीर, स्मार्ट, बेहतर दिखने की एक न खत्म होने वाली दौड़ में लगा है। बिल्कुल। तो विंसन कहते हैं कि ये दर्शन सब कुछ छोड़ देने के बारे में नहीं है, ये सोच समझकर चुनने के बारे में है कि किस चीज की परवाह करनी है। और इसे समझने के लिए उन्होंने 3 नियम, या जैसे वो कहते हैं 3 सूक्ष्मताएं बताई हैं। ठीक है, तो क्या है इस नए खेल के नियम? पहला नियम, परवाह ना करने का मतलब उदासीन होना नहीं है। उदासीन लोग उन्हें किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता, वो अंदर से खाली होते हैं। यहां बात है अलग होने की। अलग होना मतलब समाज ने जो ज्यादातर पैमाने बनाए हैं उनकी परवाह ना करना, लेकिन जो आपके खुद के चुने हुए मूल्य हैं उनकी गहराई से परवाह करना। ये तो काफी दिलचस्प है। अगर मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मेरे पड़ोसी ने कौन सी नई गाड़ी खरीदी है, तो इसका ये मतलब नहीं कि मुझे किसी भी चीज से फर्क नहीं पड़ता। हाँ बिल्कुल। शायद मुझे अपना समय और पैसा अपने परिवार पर या किसी कला पर लगाना ज्यादा जरूरी लगता है। तो एकदम सही। और यहीं पर दूसरा नियम आता है। छोटी छोटी बातों की परवाह करना बंद करने के लिए आपको किसी ऐसी चीज की जरूरत है जो उससे कहीं ज्यादा बड़ी और महत्वपूर्ण हो। अच्छा। अगर जिंदगी में कोई बड़ा मकसद नहीं है तो इंसान का दिमाग खाली रहता है और वो हर छोटी मोटी बात, हर अपमान, हर असुविधा पर ही अपनी सारी ऊर्जा खर्च कर देता है। और तीसरा नियम क्या है? तीसरा नियम शायद सबसे शक्तिशाली है। आप हमेशा चुन रहे हैं कि किसकी परवाह करनी है, भले ही आपको इसका एहसास हो या ना हो। जब हम कहते हैं मेरे पास कोई चारा नहीं था, तब भी हम एक चुनाव कर रहे होते हैं, अपनी परिस्थितियों का शिकार बने रहने का चुनाव। असली आज़ादी ये समझने में है कि भले ही जीवन में हमारे साथ क्या होता है ये हमारे हाथ में ना हो, पर उस पर प्रतिक्रिया कैसे देनी है? हाँ, वो हमेशा हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो ये 3 नियम तो इस दर्शन की नींव हो गए। लेकिन किताब का एक हिस्सा है जिसने मुझे सच में सोचने पर मजबूर कर दिया। उसका शीर्षक है खुशी एक समस्या है। हाँ। सुनने में बहुत अजीब है। बहुत अजीब। हम सब तो खुशी के पीछे ही भाग रहे हैं। हाँ, क्योंकि हमें लगता है कि खुशी एक मंजिल है जहाँ कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन मैनसन कहते हैं कि ये सोच ही अपने आप में एक जाल है। सच्ची खुशी समस्याओं से भागने में नहीं, बल्कि उन समस्याओं को हल करने में है जिन्हें आप हल करना चाहते हो। दर्द और संघर्ष ये तो जीवन के अनिवार्य हिस्से हैं। सवाल ये नहीं है कि दर्द से कैसे बचें, सवाल ये है कि कौन सा दर्द चुनने लायक है। लेकिन ये सुनने में बहुत थका देने वाला लगता है। क्या जीवन में आराम और शांति के लिए कोई जगह ही नहीं है? क्या हमेशा किसी न किसी समस्या से जूझते ही रहना है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। मैनसन ये नहीं कह रहे कि आराम मत करो, वो कह रहे हैं कि जिस जीवन में कोई चुनौती ही ना हो वो खाली और उबाऊ हो जाता है। आप माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का उदाहरण सोचिए। ठीक है। कोई भी सिर्फ चोटी पर पहुंचकर सेल्फी लेने के लिए इतनी तकलीफ नहीं उठाता। उन्हें उस चढ़ाई के हर पल में, उस संघर्ष में अपनी सीमाओं को तोड़ने में खुशी मिलती है। हाँ, खुशी उस प्रक्रिया में है। बिल्कुल। हाँ। मंजिल में नहीं। हाँ। तो आपको अपनी चढ़ाई चुननी है। और ये बात मुझे सीधे एक और चौंकाने वाले विचार से जोड़ती है।
आप खास नहीं हैं। ये तो आज के सेल्फ हेल्प और सोशल मीडिया कल्चर पर सीधा हमला है। हाँ, बिल्कुल है। भारत में तो ये और भी ज्यादा सच लगता है। हर कोई इंस्टाग्राम पर अपनी परफेक्ट जिंदगी दिखा रहा है और युवाओं पर स्पेशल या असाधारण बनने का एक भारी दबाव है। एकदम। ये युवा स्पेशल वाली जो सोच है, ये 1960 के दशक के एक मनोवैज्ञानिक आंदोलन से आई, जिसका मानना था कि लोगों का आत्मसम्मान बढ़ाने से उनकी समस्याएं हल हो जाएंगी। और हुआ इसका उल्टा। हाँ, नतीजा ये हुआ कि लोगों में एक तरह की, क्या कहते हैं, हकदारी यानी एंटाइटलमेंट की भावना आ गई। वो ये मानने लगे कि वो खास हैं, इसलिए उन्हें बिना मेहनत के ही सफलता मिल जानी चाहिए। मतलब अगर कुछ अच्छा हुआ तो क्योंकि मैं इतना महान हूँ, और अगर कुछ बुरा हुआ तो ये दुनिया ही मेरे खिलाफ है। सही पकड़ा। और मैनसन कहते हैं कि वास्तविक आत्ममूल्य इससे बिल्कुल अलग चीज है। ये अपनी कमियों को, अपनी साधारणता को स्वीकार करने की क्षमता है। ये समझना कि आप हर चीज में अच्छे नहीं हो सकते और ये ठीक है। जब आप अपनी समस्याओं और कमियों को स्वीकार करते हैं, तभी आप उन्हें सुधारने की दिशा में पहला कदम उठाते हैं। खास होने का एहसास समस्याओं को हल करने से आता है, इस बात से नहीं कि आपके जीवन में कोई समस्या है ही नहीं। तो अगर हमें समस्याओं को हल करने से ही खुशी मिलती है और हम ये भी मान लें कि हम कोई खास नहीं हैं, तो फिर सवाल ये उठता है कि कौन सी समस्याएं चुनने लायक हैं। मुझे लगता है इसका जवाब हमारे मूल्यों में छिपा है। बिल्कुल। असली चुनौती यही है कि कौन सी लड़ाइयां लड़ने लायक हैं, और इसका पैमाना हमारे मूल्य होते हैं। मैनसन अच्छे और बुरे मूल्यों में एक साफ फर्क बताते हैं। अच्छा, जैसे? बुरे मूल्य वो हैं जो हमारे नियंत्रण से बाहर हैं, जैसे दूसरों से हमेशा ज्यादा लोकप्रिय होना, सबसे अमीर बनना या हर किसी को खुश करना। ये आपको हमेशा दूसरों का गुलाम बनाए रखेंगे। और अच्छे मूल्य? अच्छे मूल्य वो हैं जो आपके नियंत्रण में हैं, वास्तविकता पर आधारित हैं और रचनात्मक हैं, जैसे ईमानदारी, जिज्ञासा, दानशीलता। आप ये चुन सकते हैं कि आप एक ईमानदार इंसान बनेंगे, चाहे नतीजा कुछ भी हो। आप अपनी रचनात्मकता पर काम कर सकते हैं, भले ही आपको उससे शोहरत मिले या ना मिले। ये बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करते। किताब में भाई बहन के रिश्ते का एक उदाहरण था जो मुझे बहुत पसंद आया। मान लीजिए कोई इस बात को बहुत महत्व देता है कि उसका अपने भाई से रिश्ता अच्छा हो। ये एक बहुत अच्छा मूल्य है। हाँ। लेकिन वो इस बात से परेशान है कि वो दोनों फोन पर ज्यादा बात नहीं करते। यहाँ अक्सर लोग ये सोचने लगते हैं कि शायद रिश्ता ही खराब है। लेकिन मैनसन कहते हैं कि हो सकता है आपका मूल्य सही हो, पर उसे मापने का आपका पैमाना गलत है। अच्छा। शायद एक अच्छे रिश्ते का मतलब हर हफ्ते घंटों फोन पर बात करना नहीं है। शायद इसका मतलब यह है कि जब भी जरूरत हो आप एक दूसरे के लिए खड़े हों। तो आपको अपना पैमाना बदलने की जरूरत है, अपना मूल्य नहीं। ये तो आत्म जागरूकता का एक बिल्कुल नया स्तर है और ये जिम्मेदारी वाले विचार से जुड़ता है। ये मानना बहुत आसान है कि हमारे साथ जो हो रहा है उसमें हमारी कोई गलती नहीं है, और अक्सर ये सच भी होता है। हाँ, और यहीं मैनसन गलती यानी फॉल्ट और जिम्मेदारी यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच एक बहुत जरूरी फर्क बताते हैं। हो सकता है कि आपके दरवाजे पर कोई एक नवजात शिशु को छोड़ जाए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन अब वो बच्चा आपके दरवाजे पर है और ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसके साथ क्या करते हैं। सही बात है। आप पुलिस को बुलाते हैं, उसे अंदर लाते हैं या उसे अनदेखा करते हैं। ये चुनाव और इसकी जिम्मेदारी आपकी है। और अपने खराब दांतों को लेकर बहुत असुरक्षित महसूस करता है। डेट अच्छी नहीं जाती। हाँ। अब वो सोच सकता है कि ये तो मेरे खराब दांतों की वजह से हुआ, इसमें मेरी क्या गलती। और ये सोचना बहुत आरामदायक है क्योंकि ये जिम्मेदारी से बचाता है। लेकिन मैनसन कहते हैं कि दांत खराब होना आपकी गलती नहीं हो सकती, पर अपना पूरा आत्ममूल्य उन दांतों पर टिका देना ये आपकी जिम्मेदारी है। अच्छा। हो सकता है डेट इसलिए खराब गई क्योंकि आप दोनों में कोई तालमेल ही नहीं था। अपनी इनसिक्योरिटी की वजह से शायद सामने वाले को जानने की कोशिश ही नहीं की गई। जिम्मेदारी लेने का मतलब है ये समझना कि आप हमेशा चुन रहे हैं कि किन चीजों को अपने जीवन का पैमाना बनाना है। यह एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। लेकिन जो अगला विचार है वो शायद मेरे लिए पचाना सबसे मुश्किल था। आप हर चीज के बारे में गलत हैं। हाँ, ये सुनना किसी को अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल नहीं। और यही इसकी खूबसूरती है। ये विचार हमें विनम्र बनाता है। मैनसन कहते हैं कि व्यक्तिगत विकास का कोई और रास्ता ही नहीं है। हम सब मानते हैं कि हम सही है, हमारी मान्यताएं सच हैं, लेकिन अगर आप अपनी जिंदगी को देखें तो आप पाएंगे कि आप कई चीजों के बारे में गलत थे। लक्ष्य निश्चितता खोजना नहीं है, बल्कि कम गलत होने की एक लगातार यात्रा पर रहना है। तो कोई ये कैसे करे, इसका कोई व्यवहारिक तरीका है? हाँ, इसकी एक प्रक्रिया है।
जब भी आप किसी चीज को लेकर बहुत निश्चित महसूस करें तो खुद से 3 सवाल पूछें। पहला, क्या होगा अगर मैं इस बारे में गलत हूं? ठीक है। दूसरा, अगर मैं गलत हूं तो इसका क्या मतलब होगा? और तीसरा, गलत होना सही होने की तुलना में एक बेहतर समस्या पैदा करेगा या बदतर? इसे उस बेटी के आर्ट स्कूल जाने वाले उदाहरण से समझते हैं। एक पिता है जो मानता है कि आर्ट स्कूल जाना एक खराब करियर विकल्प है और वो अपनी बेटी का विरोध करता है। बिल्कुल। अब अगर वो पिता खुद से पूछे क्या होगा अगर मैं गलत हूं, तो उसे शायद यह एहसास हो कि वो अपनी बेटी के भविष्य की चिंता की वजह से नहीं, बल्कि अपनी किसी पुरानी असुरक्षा या डर की वजह से उसे रोक रहा है। हो सकता है वो खुद कलाकार बनना चाहता हो। शायद। और अगर वो गलत है तो इसका मतलब होगा कि वो अपनी बेटी को उसके सपने को पूरा करने से रोक रहा है। और तीसरा सवाल, गलत होना बेहतर समस्या पैदा करेगा या बदतर? जाहिर है, एक तरफ है बेटी से लड़ते रहना और रिश्ते को खराब करना, दूसरी तरफ है ये स्वीकार करना कि शायद आप गलत हो सकते हैं और बेटी को अपना रास्ता खुद बनाने देना। दूसरा विकल्प एक बेहतर रिश्ता बनाता है। ये एक बेहतर समस्या है। बिल्कुल। और जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि हम गलत हो सकते हैं, तो हम असफलता को भी एक अलग नजरिए से देखने लगते हैं। क्योंकि अगर हम गलत हैं तो असफलता तो होगी ही। होगी ही। और यही मेंसन कहते हैं, असफलता ही आगे बढ़ने का रास्ता है। हम अक्सर सोचते हैं कि प्रेरणा आएगी तब हम काम करेंगे। हाँ, मैं कल से जिम जाऊंगी जब मेरा मन करेगा। हाँ, और वो कल या वो ग्रेट आइडिया कभी नहीं आता। मैंसन इस मिथक को तोड़ते हैं। वो कहते हैं कि प्रेरणा काम का नतीजा है, कारण नहीं। एक्शन ट्रिगर्स मोटिवेशन। अच्छा। आप बस छोटा सा काम करना शुरू कर दीजिए। एक ग्रेजुएट छात्रा जिसे अपनी थीसिस लिखनी है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो बस ये तय करती है कि हर सुबह सिर्फ 15 मिनट लिखेगी, चाहे कितना भी बकवास क्यों ना लिखें। और धीरे धीरे वो 15 मिनट लिखने का एक्शन ही उसके दिमाग में नए विचार पैदा करता है, उसे गति देता है और फिर प्रेरणा अपने आप आने लगती है। बिल्कुल। ये ऐसा ही है जैसे जिम जाने के लिए सबसे मुश्किल काम जूते पहनना होता है। एक बार आप जिम पहुंच गए तो वर्कआउट हो ही जाता है। सही बात है। और जब आप काम करते हैं, असफल होते हैं और सीखते हैं, तो आपको सीमाओं का महत्व भी समझ आता है और ये हमें नहीं कहने की कला पर लाता है। अस्वीकृति या रिजेक्शन को हम हमेशा एक बुरी चीज मानते हैं, लेकिन मैंसन कहते हैं कि ये एक आशीर्वाद है। ये बहुत बड़ी बात है। अगर आपकी जिंदगी में कोई आपको नहीं बोल रहा, तो आप एक खतरनाक बुलबुले में जी रहे हैं। सोचकर देखिए, आप किसकी सलाह को ज्यादा महत्व देंगे? उस दोस्त की जो हमेशा आपको अच्छा महसूस कराने के लिए हाँ में लाता है, या उस दोस्त की जो आपको कड़वा सच बताता है, भले ही वो सुनने में अच्छा ना लगे? दूसरा वाला जाहिर है। क्योंकि एक सच्चा रिश्ता ईमानदारी पर टिका होता है, और ईमानदारी में कभी-कभी नहीं कहना भी शामिल होता है। और इसका दूसरा पहलू है दूसरों को नहीं कहना, अपनी सीमाएं तय करना। इसका मतलब स्वार्थी होना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है कि आप दूसरों की मदद इसलिए करें क्योंकि आप करना चाहती हैं, न कि किसी मजबूरी या डर की वजह से। एक स्वस्थ रिश्ते में दोनों लोग हाँ और नहीं कह सकते हैं। और ये सब कुछ, जीवन के सारे मूल्य, सारी समस्याएं, सारी सफलताएं और असफलताएं एक अंतिम और अटल सच्चाई के सामने रखी गई हैं। मृत्यु। किताब का आखिरी अध्याय, और फिर आप मर जाते हैं। ये थोड़ा डरावना लगता है। हाँ, लेकिन ये सबसे जरूरी भी है। मैंसन यहाँ दार्शनिक अर्नेस्ट बेकर के काम का जिक्र करते हैं। बेकर कहते हैं कि इंसान एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसे पता है कि वो एक दिन मर जाएगा। ये सच्चाई इतनी भयानक है कि हम अपनी पूरी जिंदगी से भागने में लगा देते हैं। हम कुछ ऐसा बनाना चाहते हैं जो हमारे मरने के बाद भी जिंदा रहे। बेकर इन्हें ही अमरता परियोजनाएं या इमोर्टैलिटी प्रोजेक्ट्स कहते हैं। तो ये सब बस मौत के डर से बचने का एक तरीका है। मैंसन का तर्क है कि जब हम अपनी मौत की सच्चाई का सामना करते हैं तो ये हमें आजाद कर देता है। ये कंपस की तरह दिशा दिखाता है। जब आपको पता होता है कि आपके पास सीमित समय है, तो आप छोटी छोटी फालतू की चीजों पर अपनी ऊर्जा बर्बाद करना बंद कर देते हैं। आपको अचानक ये साफ दिखने लगता है कि आपके लिए सच में क्या मायने रखता है। तो अगर हम इन सभी विचारों को एक साथ जोड़ें, तो परवाह न करने की ये कला असल में उदासीनता नहीं, बल्कि एक तरह का फोकस है। ये अपनी सीमित ऊर्जा और ध्यान को उन गिनी चुनी चीजों पर लगाने की कला है जो हमारे लिए सच में महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। इसके लिए पहले अपनी समस्याओं और मूल्यों को लेकर जागरूक होना पड़ता है, फिर जिम्मेदारी लेनी पड़ती है, असफलता को विकास का हिस्सा मानना पड़ता है, और अंत में मौत की सच्चाई को स्वीकारना पड़ता है, ताकि हम अपनी प्राथमिकताओं को सही ढंग से चुन सकें। तो ये पारंपरिक सकारात्मक सोच से बहुत अलग है। ये समस्याओं को नजरअंदाज करने के बजाय
बेहतर समस्याओं को चुनना सिखाता है। और ये आज के श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार छोड़ जाता है। एक ऐसी दुनिया में जो हमें हर छोटी बड़ी चीज की परवाह करने के लिए उकसाती है, चाहे वो सोशल मीडिया लाइक्स हों या दूसरों की राय, क्या सोच समझकर ज्यादातर चीजों की परवाह न करने का चुनाव ही आत्मनियंत्रण और स्वतंत्रता का सबसे बड़ा रूप